अगर आप भारत में धार्मिक यात्राएं करते हैं तो आपने मथुरा वृंदावन ब्रज यात्रा भी जरूर की होगी। इस ब्रज यात्रा में एक जगह है गोवर्धन नाम की। गोवर्धन यात्रा संपूर्ण ब्रज यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण जगह है और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर होती है गोवर्धन परिक्रमा। परिक्रमा तो आप में से बहुत लोगों ने की होगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा परिक्रमा करने का सही तरीका क्या है। साथ ही आपको संपूर्ण गोवर्धन परिक्रमा भी कराऊंगा। गोवर्धन के प्रसिद्ध और प्राचीन सभी जगहों पर लेकर चलूंगा जहां गोवर्धन आने के बाद जरूर ही जाना चाहिए, तभी यात्रा पूरी मानी जाती है। कैसे आप आ सकते हैं तो आप जाना सबसे अच्छा रहेगा। यात्रा का सबसे सस्ता तरीका क्या है? बस, ट्रेन, टैक्सी, होटल, धर्मशाला, इन सभी की संपूर्ण जानकारी आज आपको मिलेगी ताकि आने वाले श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। जाने से पहले यात्रा की सही जानकारी मिल जाए तो यात्रा बहुत आसान हो जाती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप जानते हैं कि गोवर्धन परिक्रमा कितने किलोमीटर की है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं गोवर्धन। अभी मैं परिक्रमा मार्ग पर संकर्षण कुंड के पास पहुंच चुका हूं। तो ये है छोटी परिक्रमा का राधा कुंड। तो वो अष्टमी का उसी समय से हर साल मेला लगता है। लाखों जोड़े स्नान करते हैं और कोई कामना जरूर मांग के जाते हैं, एक साल के अंदर पूरी होती है। गोवर्धन यात्रा की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गोवर्धन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का एक छोटा सा शहर है, लेकिन मथुरा ब्रज यात्रा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि गोवर्धन कैसे पहुंचा जाए। गोवर्धन का नजदीकी बड़ा रेलवे स्टेशन मथुरा में है। हालांकि गोवर्धन में भी एक रेलवे स्टेशन है जहां जयपुर बीकानेर से डायरेक्ट ट्रेन आती है गोवर्धन के लिए। एक ट्रेन है जयपुर से 04174 जो जयपुर से 3:05 पर चलती है, जो 9:30 बजे गोवर्धन पहुंच जाती है रात में, और उसके बाद वो ट्रेन मथुरा निकल जाती है। एक दूसरी ट्रेन है 12404। ये ट्रेन जयपुर से 3:15 बजे चलती है, जो शाम को 7 बजे गोवर्धन पहुंच जाती है। इसके अलावा मथुरा से भी काफी सारी ट्रेन है जो गोवर्धन तक आती हैं। मथुरा से गोवर्धन के बीच की दूरी मात्र 20 किलोमीटर है। आप चाहे तो ट्रेन से भी आ सकते हैं। ट्रेन नंबर है 12403। दूसरी ट्रेन है 04173। तीसरी ट्रेन है 04171। चौथी ट्रेन 14726। ये 4-5 ट्रेन है और इनमें 25 से 30 रुपए लगेगा और आप मथुरा से गोवर्धन पहुंच जाएंगे। मथुरा रेलवे स्टेशन पूरे देश भर से वेल कनेक्टेड है। मथुरा रेलवे स्टेशन से आप चाहे तो बस से या फिर ऑटो रिक्शा से भी गोवर्धन पहुंच सकते हैं। अगर आप पूरी यात्रा को बाय रोड करना चाहते हैं तो बाय रोड भी कर सकते हैं। दिल्ली से करीब 170 किलोमीटर के आसपास गोवर्धन है। यमुना एक्सप्रेस वे पकड़िए और गोवर्धन आप पहुंच जाएंगे। अगर आप किसी दूसरे राज्य में बहुत दूर से आ रहे हैं तो आप बाई फ्लाइट आ सकते हैं। आगरा यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट है। दूरी 80 किलोमीटर है। वहाँ से आपको बस और टैक्सी दोनों की सुविधा मिल जाएगी। अगर आपके शहर से आगरा तक फ्लाइट नहीं है तो आप दिल्ली पहुंच जाइए, और दिल्ली से बाय रोड, बाय ट्रेन बहुत से अलग अलग तरीके हैं गोवर्धन पहुंचने के। गोवर्धन पहुंचना बहुत आसान है। अगर आप अपनी कार से आते हैं तो गोवर्धन में एक बस स्टैंड के बराबर में ही बहुत बड़ी मल्टी लेवल कार पार्किंग भी है। वैसे यहाँ पर बहुत से होटल्स और धर्मशाला हैं जहाँ पर अपनी पार्किंग भी उनकी मौजूद है। गोवर्धन के रोड भी बहुत चौड़े चौड़े हैं तो ज्यादा दिक्कत यहाँ नहीं होती है। अगर आप वृंदावन में हैं तो वृंदावन से गोवर्धन की दूरी मात्र 20 किलोमीटर है और गोवर्धन से 20 किलोमीटर की दूरी पर ही बरसाना है। पूरी ब्रज यात्रा में गोवर्धन को एक सेंटर पॉइंट मान सकते हैं, यानी चारों तरफ इसके घूमने लायक जगह है। जैसे 20 किलोमीटर पर बरसाना, 20 किलोमीटर पर वृंदावन और 20 किलोमीटर की दूरी पर ही मथुरा है, अलग अलग डायरेक्शन में। तो ये सब बातें होती है गोवर्धन पहुंचने की। अगर आप गोवर्धन आने के बाद एक रात यहाँ रुकना भी चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ आप रुक सकते हैं और कितना खर्चा होगा। यहाँ पर रुकने के लिए शानदार होटल से लेकर धर्मशालाएं मौजूद है। रूम के किराए की बात करूं तो यहाँ पर 500 रुपए से रूम की शुरुआत हो जाती है, जो 5000 6000 तक जाती है। सभी तरह के होटल्स और धर्मशालाएं यहाँ पर बनी हुए हैं। अगर आप अकेले आए हैं तो यहाँ पर डॉर्मेट्री की भी सुविधा आपको मिल जाएगी, जिसमें 100 से 150 रुपए देकर आप यहाँ रुक सकते हैं। अब मेरे हिसाब से तो गोवर्धन आने के बाद कम से कम एक रात तो यहाँ रुकना चाहिए। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शाम के वक्त गोवर्धन पहुंचते हैं, रात में गोवर्धन परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने के बाद वापस लौट जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह में गोवर्धन पहुंचते हैं, परिक्रमा करते हैं, जितने भी यहाँ पर घूमने लायक जगह हैं सभी जगह जाते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं। लेकिन आप रुकना चाहे तो रुक भी सकते हैं। सुविधाएं यहाँ पर रुकने के लिए बहुत सारी हैं। अब बात आती है गोवर्धन संपूर्ण दर्शन यात्रा की, गोवर्धन परिक्रमा की। मैं आपको सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका बताऊंगा पूरी गोवर्धन यात्रा का।
साथ ही परिक्रमा करने का भी सही तरीका बताऊंगा। गोवर्धन में कुल 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। इस परिक्रमा मार्ग में ही हम गोवर्धन के प्रसिद्ध और प्राचीन दर्शनीय स्थल को देखने जा सकते हैं। अगर आप गोवर्धन में होटल में रुकना नहीं चाहते हैं, सिर्फ परिक्रमा करके वापस जाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके पास काफी सारा सामान भी हो सकता है। उस सामान के साथ परिक्रमा करना, सभी जगह दर्शन करने जाना काफी मुश्किल भरा हो सकता है। तो ऐसे में आप अपना सामान यहाँ मौजूद क्लॉक रूम में रख सकते हैं, जिन्हें यहाँ पर सामान स्टैंड बोला जाता है। यहाँ आसपास में कुछ दुकानें आप देख रहे होंगे। यहाँ मात्र 20 से 30 रुपए देकर आप आपके एक्स्ट्रा बैग, जूते, चप्पल, हेलमेट या फिर कोई सामान है तो रख सकते हैं। कीमती सामान यहाँ पर मत रखिएगा। फिर बेफिक्र गोवर्धन परिक्रमा करने निकल जाइए। तो चलिए गोवर्धन की परिक्रमा करने चलते हैं। गोवर्धन परिक्रमा की शुरुआत से पहले सबसे पहले हम दर्शन करेंगे श्री गिरिराज जी दान घाटी मंदिर। फ्रेंड्स, गोवर्धन के दान घाटी मंदिर के बाहर खड़े हैं। मंदिर में दर्शन करने जाएंगे अभी और उसके बाद करेंगे परिक्रमा। दोस्तों, गिरिराज मंदिर जाने से पहले आसपास में फूल प्रसाद की बहुत सी दुकानें हैं। फूल प्रसाद लीजिए। बाकी सामने भी बहुत सी दुकानें हैं। ये मंदिर है गोवर्धन का गिरिराज मंदिर, जिसे दान घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है। गोवर्धन का श्री गिरिराज जी दान घाटी मंदिर बड़ी परिक्रमा मार्ग के ठीक सामने ही मौजूद है। अभी हम मौजूद हैं गिरिराज जी महाराज का मंदिर है। ये दान घाटी मंदिर गोवर्धन का प्रसिद्ध मंदिर और प्राचीन मंदिर है। आप जब भी गोवर्धन परिक्रमा की शुरुआत करते हैं तो वो इस मंदिर से ही करते हैं। मतलब सबसे पहले दर्शन कीजिए यहाँ पर दान घाटी मंदिर में। आप फूल प्रसाद दूध का चढ़ावा होता है वो चढ़ाइए और उसके बाद अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाइए। तो फ्रेंड्स, गिरिराज जी मंदिर में है, मंदिर की परिक्रमा लगा रहे हैं। गिरिराज जी मंदिर का नज़ारा तो मेन रोड से ही देखने के लिए मिल जाता है। कुछ लोग तो मेन रोड पर ही मंदिर के सामने माथा टेकते हैं और दर्शन करके आगे निकल जाते हैं। खास तौर पर यहाँ के लोकल लोग तो प्रतिदिन ऐसा करते हैं। गिरिराज जी मुख्य मंदिर के सामने ही बड़ी परिक्रमा का मार्ग है। ये परिक्रमा 11 किलोमीटर की है, लेकिन सही बताऊं तो ये परिक्रमा करीब 12 से 13 किलोमीटर की है। ये परिक्रमा का स्टार्टिंग पॉइंट है। इस रास्ते से गाड़ी, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा ले जाने की परमिशन नहीं है। उसके लिए एक दूसरा अलग रास्ता है। चलिए परिक्रमा की शुरुआत करते हैं और मैं आपको परिक्रमा की पूरी डिटेल दूंगा और सही तरीका भी बताऊंगा कि परिक्रमा कैसे करनी है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये है गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग, या कह लीजिए गोवर्धन की बड़ी परिक्रमा का ये रास्ता है। एक मेन रोड है, उसके बराबर में एक कच्चा रास्ता बना हुआ है। कच्चे रास्ते पर लोग नंगे पैर परिक्रमा करते हैं। हालांकि यहाँ पर परिक्रमा करने के कई अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग तो लेट लेट कर परिक्रमा करते हैं। आप यहाँ वीडियो में देख भी रहे होंगे कि लोग लेट लेट कर पूरी 21 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। सबकी अपनी अपनी आस्था है। हालांकि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या आपके साथ बच्चे हैं तो आप ई रिक्शा से भी गोवर्धन परिक्रमा कर सकते हैं। एक व्यक्ति से 100 रुपए लिया जाता है, जिसमें वो आपको यहाँ के प्रसिद्ध सभी जगहों पर भी लेकर जाएंगे, सभी जगह दर्शन भी कराएंगे और पूरी परिक्रमा हो जाएगी। उसमें 4 से 5 घंटे का समय लगता है। पैदल आपकी स्पीड पर निर्भर करता है कि आप कितने समय में परिक्रमा पूरी कर लेंगे। परिक्रमा के स्टार्टिंग पॉइंट से 3-3.25 किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव आता है अन्योर नाम का। अभी मैं अन्योर गाँव में हूँ और अन्योर गाँव से करीब 500 मीटर की दूरी पर संस्कर्षण कुंड आता है। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये संस्कर्षण कुंड का है। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराता हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैं परिक्रमा मार्ग पर संकर्षण कुंड के पास पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर दाऊ जी का मंदिर है, बलराम जी का मंदिर है। मैं आपको कुंड के दर्शन करा देता हूँ एक बार। अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं ना तो यहाँ पर भी जरूर आइएगा। सबसे पहला परिक्रमा जब आप स्टार्ट करते हैं तो गिरिराज जी मंदिर, दान घाटी मंदिर जाते हैं। उसके बाद जब परिक्रमा शुरू करेंगे बड़ी वाली, तो पहला जो पॉइंट है वो संकर्षण कुंड है। यहाँ भी जरूर आइएगा। 2011 में बनना शुरू हुआ था और 2017 में ये कंप्लीट हो गया था। और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाकर दाऊ जी का मंदिर है, वहाँ भी दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। जितने भी पड़ाव पड़ेंगे पूरी परिक्रमा के दौरान मैं सभी जगह आपको लेकर चलूँगा, दर्शन भी कराऊँगा। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। तो ऐसे ही सभी जगहों पर दर्शन कराते हुए मैं गोवर्धन परिक्रमा करूंगा। संस्कर्षण कुंड से करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी पर पूंछड़ी का लोटा आता है। ये परिक्रमा मार्ग है, बहुत खूबसूरत है। कुछ लोग इस परिक्रमा को सुबह के समय करते हैं, कुछ लोग रात के समय करते हैं। हालांकि पूरा दिन यहाँ परिक्रमा चलती रहती है। यह जो सामने आप गेट देख रहे हैं,
यह है उत्तर प्रदेश और राजस्थान का बॉर्डर है, यानी गेट से इस तरफ उत्तर प्रदेश है और सामने बोर्ड लगा है राजस्थान की सीमा यहाँ से शुरू हो जाती है। ये जो होटल्स ढाबे आप देख रहे हैं ये राजस्थान के हैं और पूंछड़ी का लोटा मंदिर भी राजस्थान की सीमा में लगता है। 21 किलोमीटर की इस परिक्रमा में करीब 1.5 किलोमीटर परिक्रमा हम राजस्थान के अंदर करते हैं। अभी मैं राजस्थान में हूँ और सामने जो आप मंदिर की चोटी देख रहे हैं ना, ये पूंछड़ी का लोटा मंदिर है। चलिए यहाँ भी रुकते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। ये है प्राचीन पूंछड़ी का लोटा मंदिर। यह मंदिर भी बहुत मान्यता रखता है। अभी हम आ गए हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, पूंछड़ी का लोटा। पूंछड़ी का लोटा के बारे में बताया जाता है कि ये कृष्ण जी के मित्र थे। परिक्रमा करने वाले सभी लोगों की हाजिरी पूंछड़ी का लोटा पर ही लगती है। मंदिर के सामने काफी सारे खाने पीने के लिए ढाबे बने हुए हैं। अगर आप कुछ नाश्ता करना चाहते हैं तो ये जगह एक अच्छी जगह रहेगी। पूंछड़ी का लोटा में दर्शन हो गए। अभी मंदिर के ठीक सामने ही काफ़ी सारे अभी रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि खाने पीने के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे इंतजाम है। तो परिक्रमा के दौरान अगर आपको कुछ खाना पीना है तो पूंछड़ी का लोटा मंदिर दर्शन करने के बाद सामने ही मौजूद रेस्टोरेंट्स पर खा पी सकते हैं। हमने मंगाए समोसे और कचौड़ी। कचौड़ी वाला नाश्ता तो पूरी ब्रज यात्रा में आपको मिलेगा ही मिलेगा। नाश्ता करने के बाद हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं ना, यहाँ से फिर से उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो जाएगी। यहाँ राजस्थान की सीमा समाप्त हो जाती है और पूंछड़ी का लोटा से करीब 3-3.25 किलोमीटर की दूरी पर जतीपुरा नाम का गांव आता है, जहाँ पर गिरिराज जी का मुखारबिंद मंदिर मौजूद है। वहाँ भी मैं आपको लेकर चलूंगा। इस रास्ते के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पर बंदर बहुत रहते हैं, तो थोड़ा खाने पीने की वस्तुओं को साथ लेकर चले तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ये जो गांव आप देख रहे हैं ये जतीपुरा है। परिक्रमा करने का ना एक अलग मार्ग और भी है जो ठीक पहाड़ के सहारे परिक्रमा की जाती है। वो एक कच्चा रास्ता है। अभी मैं जतीपुरा में हूँ। परिक्रमा मार्ग से थोड़ा सा अंदर चलकर गिरिराज जी का मुखारबिंद मंदिर है। वहाँ तक जाने वाला रास्ता भी एक मुख्य बाजार है। दोनों तरफ काफी सारी दुकानें हैं, जिसमें खाने पीने से संबंधित भी बहुत सी दुकानें हैं। यहाँ पर दूध, दही, मक्खन से निर्मित बहुत सी चीजें आप टेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ लड्डू गोपाल की भी बहुत सी दुकानें यहाँ पर मौजूद है। खाने पीने के लिए ये जगह भी एक अच्छी जगह है, एक अच्छा पड़ाव है। जतीपुरा का बाजार पूरी परिक्रमा मार्ग का सबसे बड़ा बाजार है। छोटी छोटी पतली पतली गलियों से निकलते हुए हम पहुंचे गिरिराज जी मुखारबिंद मंदिर। अभी जतीपुरा के गिरिराज जी मंदिर के बाहर खड़े हैं। हमारे पीछे जो मंदिर आप देख रहे हैं ये गिरिराज जी मंदिर है। गिरिराज जी का मुखारबिंद मंदिर मेन जो गिरिराज जी गोवर्धन पर्वत की जो मेन यात्रा है, उस मेन यात्रा का मेन पॉइंट है मुखारबिंद। यहाँ दर्शन करने मतलब गोवर्धन पर्वत का एक हिस्सा यहाँ पर पूजा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। इस मंदिर की भी बहुत मान्यता है। परिक्रमा करते वक्त इन सभी जगहों पर आपको जरूर ही जाना चाहिए, तभी आपकी परिक्रमा पूरी होती है और ये परिक्रमा करने का सही तरीका भी है। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाने की परमिशन नहीं है, तो मैं आपको बाहर से नजारे दिखा रहा हूँ। बड़ी परिक्रमा में श्री गिरिराज जी मुखारबिंद मंदिर अंतिम पड़ाव है। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर हम वापस उसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहाँ से हमने परिक्रमा शुरू करी थी, यानी गोवर्धन शहर में पहुंच जाएंगे। अभी मैं उसी पॉइंट पर पहुंच चुका हूं। यहाँ पर हमारी गोवर्धन की बड़ी परिक्रमा पूरी हो जाती है। ठीक इसके सामने से ही एक और रास्ता जाता है जो छोटी परिक्रमा का है, जो 7 से 8 किलोमीटर की है। अभी मैं छोटी परिक्रमा मार्ग पर पहुंच चुका हूँ। यहाँ भी हमेशा ऐसी ही भीड़ रहती है और इस परिक्रमा में हम गोवर्धन के और भी कई प्रसिद्ध जगहों पर जाएंगे। यहाँ काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है। मैं इस बार गोवर्धन में सुबह के वक्त परिक्रमा कर रहा हूँ। ज्यादातर मैं जब भी गोवर्धन आया हूँ तो मैंने रात के समय परिक्रमा की और रात के समय भी यहाँ ऐसी जबरदस्त भीड़ रहती है। छोटी परिक्रमा के स्टार्टिंग पॉइंट से करीब 4.5 किलोमीटर की दूरी पर राधा कुंड और कृष्ण सरोवर आता है। अभी मैं उसी ओर बढ़ रहा हूँ, लेकिन इस रास्ते में मैं जगह जगह देख पा रहा हूँ कि यात्रियों के विश्राम करने के लिए, बैठने के लिए अच्छे खासे अरेंजमेंट किए गए हैं। शुरुआत में छोटे छोटे रास्तों से गुजरते हुए हम एक चौड़े सी सड़क पर पहुंचे हैं। यहाँ पर एक कच्चा रास्ता और साथ ही एक पक्की सड़क बनी हुई है। यहाँ भी लोग पैदल नंगे पैर लेट लेट कर परिक्रमा करते हैं। ये जो ई रिक्शा आप देख रहे हैं ना, ये सब लोग वो हैं जो ई रिक्शा से परिक्रमा करते हैं। 100 रुपए एक व्यक्ति से लिया जाता है, पूरी परिक्रमा आप कर लेंगे। पूरी ई रिक्शा आपको बुक करनी है तो 350 से 400 रुपए में पूरी ई रिक्शा बुक हो जाती है, जिसमें 4 से 5 लोग आराम से बैठ जाएंगे। ये गोवर्धन के पतले पतली वो कुंज गलियां हैं जो
बहुत मान्यता रखती हैं गोवर्धन परिक्रमा में। आप इन रास्तों पर आएंगे तो यहाँ आपको गोवर्धन के बहुत प्राचीन घर देखने के लिए मिलेंगे। जगह जगह मैं देख पा रहा हूँ कि परिक्रमा मार्ग के एरो बनाए गए हैं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। इस पूरी परिक्रमा मार्ग में वैसे तो 5 से 6 जगह बहुत फेमस है जहाँ जाना चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी 3 से 4 और भी कुंड हैं जहाँ लोग दर्शन करने जाते हैं। लेकिन अगर आप उन सभी जगहों पर भी जाएंगे तो कम से कम पूरा दिन आपको लग जाएगा गोवर्धन परिक्रमा में। अभी मैं राधा कुंड के आसपास पहुंच चुका हूँ। अभी हम आ पहुंचे हैं राधा कुंड श्री श्याम कुंड में। जी ने बैल रूप में जो राक्षस आया था उसका जब वध करा था तो उसके बाद राधा जी ने कहा था तुमने गौ हत्या करी है तो तुम्हें पाप के भागी हो गए, उसको पाप को मिटाने के लिए तुम्हें अब स्नान करना पड़ेगा। तब उन्होंने बोला था कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तो यहीं पे स्नान करूँगा। तो उन्होंने अपने पैर जो मारा तो उससे गड्ढा हो गया। फिर उसने सारी नदियों से आग्रह करा कृष्ण जी ने, तो सारी नदियों ने अपना अपना जल दिया जिसमें कि कृष्ण जी ने स्नान करा, तो वो कृष्ण कुंड के नाम से जाना जाता है। ये वही कुंड है। तो ये है गोवर्धन पर छोटी परिक्रमा का राधा कुंड और श्याम कुंड, दोनों ही कुंड पास पास में हैं। वहाँ पे दर्शन कराते हैं आप। ये जो आप सामने नज़ारा देख रहे हैं ये राधा कुंड और कृष्ण कुंड का है। यहाँ से बाईं ओर पर राधा कुंड है और दाईं ओर पर ये वाला कुंड कृष्ण कुंड है, और दोनों कुंड बीच में सीढ़ी के रास्ते से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जहाँ पर इन दोनों कुंड का संगम हो जाता है। भगवान ने बंसी से बनाया, इसके अंदर में बद्रीनाथ कुंड, बंसी कुंड, और ये जो टूटी सीढ़ी दिख रही है ना ये संगम है। एक प्राण दो दे ही राधा कृष्ण सने, प्राण एक ही है दे अलग है। ऊपर हाथ करके बोलो राधा रानी की जय, गिरिराज महाराज की जय। ये राधा कुंड श्याम कुंड कैसे बने, ठाकुर जी क्या लीला किया, यहाँ करने का ये जो पूजा करे क्या फल है। जैसे मथुरा में कंस को मारो, गोकुल में पूतना को मारो, यहाँ भगवान ने अरिष्टासुर राक्षस को साढ़ के रूप में मारो, बछड़े के रूप, तो उनको गौहत्या का दोष लगा। भगवान बोले इसका पाप मोचन कैसे होगा। धन का संसार भर के जितने भी तीर्थ आप जाइए, भजन पूजन करके आइए, तब आपको पाप मोचन। भगवान का वृंदावनम परतज्जम पादमेकम न गच्छामि, मैं वृंदावन धाम को छोड़ करके एक पग भी बांध नहीं जाऊंगा, सारे तीर्थों को यहीं पे बुला दिया। तो कब बुलाया, अहोई अष्टमी वाले रात्रि के 12 बजे भगवान को सभी तीर्थन को आह्वान करो। भगवान ने स्नान कराया, तब उनका पाप मोचन हुआ। तब राया रानी ने कंगन से लीला करी, कुछ नहीं था, या जंगल था। असली कुंड वही है, कंगन से बनाया कंकन कुंड, भगवान ने बंसी से बनाया बद्रीनाथ कुंड। तब राया रानी ने आशीर्वाद दिया जो मेरे कुंड में भजन पूजन करे 1 साल के अंदर उसकी बोझ भरती। तो वही अष्टमी का उसी समय से हर साल मेला लगता है। लाखों जोड़े स्नान करते हैं और कोई कामना जरूर मांग के जाते हैं, 1 साल के अंदर पूरी होती है अगर विश्वास वाली बात है, और नहीं है तो कितने आते हैं कितने। हे राधा रानी, हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, हे कृष्ण भगवान। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनवरी। ये जगह बहुत ऐतिहासिक है और बहुत प्राचीन है। आप परिक्रमा के दौरान यहाँ जरूर आइएगा। कुछ लोग यहाँ कुंड में स्नान भी करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। बहुत सी अलग अलग पूजा यहाँ पर की जाती है। अहोई के दिन यहाँ पर बड़े स्तर पर मेले का भी आयोजन किया जाता है। राधा कुंड कृष्ण कुंड में दर्शन करने के बाद अभी मैं परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ चुका हूँ। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर कुसुम सरोवर आएगा। गोवर्धन के इन पतले पतले रास्तों से गुजरते हुए मैं मुख्य मार्ग पर पहुंचूंगा और वहां से थोड़ी ही दूरी पर कुसुम सरोवर मौजूद है। ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं ये कुसुम सरोवर के हैं। कुसुम सरोवर भी बहुत पुराना है। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा कुंड है। बताया जाता है कि ये कुंड बहुत गहरा है। इस कुंड में बीच बीच में जगह जगह कुएं बने हुए हैं। इस कुंड में नहाने की भी परमिशन नहीं है। कुंड के ठीक पीछे की तरफ एक खूबसूरत मंदिर है। दिन के समय ये मंदिर जितना खूबसूरत लग रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत रात के समय लगता है, क्योंकि यहाँ पर लाइट एंड लेजर शो चलता है, जिससे इस जगह की खूबसूरती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कुसुम सरोवर से थोड़ा आगे ही उद्धव मंदिर भी मौजूद है। आप चाहें तो यहाँ भी दर्शन करने जा सकते हैं। हालांकि कुसुम सरोवर से 2 किलोमीटर की दूरी पर मानसी गंगा है। अभी मैं मानसी गंगा आपको लेकर चलता हूँ और वहाँ भी दर्शन कराऊंगा। रास्ते में कुछ घर देखने के लिए मिल रहे हैं जिन्हें देखकर लग रहा है कि ये घर बहुत पुराने हैं। और ये जो जगह है ये मानसी गंगा के ठीक बाहर का बाजार है। मानसी गंगा मंदिर में ठीक बराबर में ही एक काफी बड़ी कार पार्किंग बनी हुई है। हालांकि यहाँ पर कार ना लेकर आए तो ज्यादा बेहतर है। आप ई रिक्शा से आते हैं तो आपका ई रिक्शा भी यहीं पर ही खड़ा हो जाएगा। आसपास में फूल प्रसाद की बहुत सी दुकानें हैं। यहाँ पर दूध प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। नारियल चुनरी भी आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं।
अभी हम मानसी गंगा पहुंच चुके हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, आपको भी दर्शन कराऊंगा। मानसी गंगा में नहाने के लिए घाट बने हुए हैं, जिसमें पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग घाट है। मैं आपको वो नज़ारे दिखाता हूँ। जो सामने आप व्यू देख रहे हैं ये मानसी गंगा है, और यहाँ पर पाइप के सहारे मानसी गंगा का जल अंदर लाया जा रहा है, जहाँ पर पुरुष नहा सकते हैं। महिलाओं के लिए एक सेपरेट जगह बनाई गई है नहाने के लिए। मान्यता है कि मानसी गंगा में हमें स्नान जरूर करना चाहिए, उसके बाद मंदिर में दर्शन करने चाहिए। कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि मानसी गंगा में स्नान करने के बाद ही हमें परिक्रमा करनी चाहिए। तो सबकी अपनी अपनी मान्यता है। ये नज़ारा है मानसी गंगा का। पास में ही एक आश्रम बना हुआ है, यहाँ पर रुकने की भी व्यवस्था है। कुछ आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर रुकते भी हैं, और यहाँ पर स्नान करना काफी शुभ माना जाता है। ये है मानसी गंगा मंदिर के नज़ारे। मुख्य मंदिर में मैं कैमरा नहीं ले जा पाऊंगा, तो आप जब खुद यहाँ आएंगे तो दर्शन कर सकते हैं। मानसी गंगा मंदिर के बाहर काफी बड़ा बाजार है, अगर आपको कुछ खरीदारी करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। मानसी गंगा दर्शन पूरी गोवर्धन 21 किलोमीटर की यात्रा का अंतिम पड़ाव माना जाता है। इसके बाद 400 मीटर की दूरी पर ही गोवर्धन परिक्रमा पूरी हो जाती है। ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं ना, यहाँ पर गोवर्धन की 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा समाप्त हो जाती है, या फिर कह सकते हैं कि गोवर्धन की छोटी परिक्रमा यहाँ पर आकर पूरी हो जाती है। यहाँ आसपास में प्रसाद की दुकानें, आप चाहें तो यहाँ से प्रसाद खरीद कर घर ले जा सकते हैं। सामने सामान स्टैंड बने हुए हैं, अगर आपने सामान यहाँ पर सुरक्षित रखा है तो वापस लीजिए। और ये जो ऑटो स्टैंड है, यहाँ से आप मथुरा, वृंदावन, बरसाना कहीं भी जा सकते हैं। सभी जगहों के लिए यहाँ पर ऑटो रिक्शा की फैसिलिटी है। मथुरा की लोकल ई बस भी आपको यहाँ से मिल जाएगी, मथुरा के लिए भी, वृंदावन के लिए भी, बरसाना के लिए भी। जहाँ भी आपको जाना है जा सकते हैं। अगर आपको रात में रुकना है तो गोवर्धन एक अच्छी जगह है, आप यहाँ जरूर रुकिएगा। गोवर्धन में खान पान की बात करें तो यहाँ पर सभी तरह का शाकाहारी खाना आसानी से मिल जाता है। कुछ फेमस रेस्टोरेंट्स और ढाबे भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन पर रोजाना हजारों की तादाद में श्रद्धालु खाना खाते हैं। जगह जगह पर भंडारों का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। पूरी परिक्रमा के दौरान आप देखेंगे कि जगह जगह भंडारे चलाए जा रहे हैं। यहाँ के बाजार की बात करें तो यहाँ का बाजार भी देखने लायक है। रात के समय, शाम के समय आप बाजार में घूमने निकलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप यहाँ से मथुरा के प्रसिद्ध पेड़े भी खरीद कर ले जा सकते हैं। बहुत से पेड़े वालों की दुकान है, बहुत सी मिष्ठान भंडार यहाँ पर बने हुए हैं, तो खाने पीने से संबंधित कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ के बाजार में आप मथुरा के ट्रेडिशनल ड्रेस खरीद सकते हैं, बच्चों के लिए कपड़े खरीद सकते हैं। कृष्ण जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल से संबंधित बहुत सी दुकानें गोवर्धन में भी मौजूद है। बजट की बात करें तो गोवर्धन यात्रा का बजट बहुत कम रहता है। कुछ लोग तो बिना रात में रुके ही पूरी यात्रा करके चले जाते हैं। परिक्रमा पैदल करते हैं, उसमें कोई खर्चा नहीं होता है। मथुरा अगर आप आए हैं, मथुरा से 20 से 25 रुपए में आप आराम से गोवर्धन पहुंच जाएंगे। परिक्रमा कीजिए और वापस चले जाइए। बहुत लो बजट टूर रहता है गोवर्धन का, और गोवर्धन का ही नहीं, पूरी ब्रज यात्रा, फिर चाहे मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, बरसाना, सभी जगहों पर अगर आप घूमते हैं तो भी आपका बहुत कम खर्चे में पूरी यात्रा हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है, फिर चाहे वो रिलेटिव हो आपके, चाहे फ्रेंड। शायद इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।